ध्यान दीजिए बाबू। चलिए, तो हम लोग का जो बायो चल रहा था ना, बायो में क्या पढ़ रहे थे? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास पढ़ रहे थे। तो आप लोगों को बाबू आनुवांशिकता के बारे में हम बता दिए थे कि आनुवांशिकता का जनक कौन किसे कहा जाता है ना। जेनेटिक के जो खोज के था वो थे ग्रेगर मेंडल थे। उन्होंने अपना 3 नियम दिया था। एक था प्रभाविता का नियम, और दूसरा कौन नियम था? पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अभिहोन का नियम। यही था ना 3 गो नियम। चलिए, ये तीनों नियम के बारे में बाकायदा हम बता दिए हैं आप लोग को। द्विसंकरण बताए थे। आप बताइए तो सेकंड नियम के अनुसार जीनोटाइप का रेशियो क्या था? जीनोटाइप का रेशियो क्या था? याद है आप लोग को? अब फेनोटाइप का क्या था? अब फेनोटाइप कितना था? 1-2-1। हाँ, वही था ना, 3-1 और 1-2-1, याद रखिए, ये था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया था हम लोग का आनुवंशिकता का नियम। आगे बढ़कर के हम पढ़ रहे थे जैव विकास क्या है। तो आप समझते हैं जीवों में जो विकास हुई है समय के अनुसार उसे कहते हैं जैव विकास। जो जीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो जीव आप जो देखते हैं, जानवर को देखते हैं, ऊँट को देखते हैं, बैल को देखते हैं, एनीथिंग कुछ भी हो, समझ गए, जो उसमें डेवलप हुआ है। जैसे हम लोग अभी कैसे हो गए हैं, हम लोग पहले हम लोग का आकार शेप ऐसा नहीं था, लेकिन समय का अनुसार है ना, वातावरण के अनुकूल हम लोग अपने चेंजिंग बॉडी में कुछ कुछ धीरे धीरे चेंजिंग हो गया। चेंजिंग की वजह से हम लोग जीवित रहने लगे। नहीं तो दो बॉडी के अनुसार अगर मतलब वायुमंडल कुछ है और हम कुछ हैं तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वायुमंडल के अनुसार हमको रहना पड़ता है, उसके हिसाब से आदमी जीते रह गया। तो आदमी की उम्र बढ़ गया, अपनी जो लक्षण है अपने आने वाले पीढ़ी को देता चला गया, संतान को। समझे आप लोग? तो जैव विकास में हम लोग को यही पढ़ना है कि जो इतिहास है, जो समय समय पर जो परिवर्तन हुआ है वो कब कब हुआ है। ओके, देखिए उसमें पृथ्वी का भी पढ़ना है कि पृथ्वी का उल्लेख, पृथ्वी के कब मतलब पृथ्वी कब उत्पन्न हुई थी, कब बनी थी पृथ्वी। तो पृथ्वी में अनुमानतः बताया जाता है तो बहुत पुराना, प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है वो। 4 अरब बहुत पुराना समझ, 4 अरब में कोई नहीं था उतना, मतलब पुराना माना जाता है। उतना पुराना पृथ्वी है तो उतना पुराना के जिंदा है? 4 अरब साल पहले कोई जिंदा होगा ना ना। तो उसके वस्तु को देख देख के मिला मिला के आदमी चेक करता है वैज्ञानिक, और उसके हिसाब से बता देता है कि कितना साल पुराना है। विधि है उन लोग के पास, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से ना कोई पत्थर मिल गया तो कितना पुराना वो बता देगा देख के। समझे? तो वही है। तो हम लोग जैव विकास के पढ़ेंगे बाबू। तो जैव विकास के बारे में हम डेफिनेशन लिखवा दिए थे कि जो जीव में होने वाले परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के बारे में 3 लोगों ने अपना अपना उल्लेख दिया था। पहले थे लैमार्क, और दूसरा थे चार्ल्स डार्विन, और तीसरा थे ह्यूगो। उनको बोला जाता है डी फ्रीज ह्यूगो। क्या बोला जाता है? डी फ्रीज ह्यूगो। एक ह्यूगो थे, है ना, थर्ड वैज्ञानिक थे। लेकिन जैव विकास के पहला वैज्ञानिक रूप देने वाले कौन व्यक्ति थे? लैमार्क थे। पहला पहला उन्होंने ही इसके बारे में खोज पड़ताल किया, सबसे पहला वैज्ञानिक। भले मतलब कि उनके अंदर कमियां थी, उनके गुण में, उनकी विशेषता में कमी थी, उनकी खोज में कमी थी, है ना, उसको खंडन कर दिया गया। लेकिन पहला व्यक्ति वही था, मतलब बताने वाला है कि क्या हो, कैसे कैसे पृथ्वी में जो विकास हुआ है जानवरों का, इंसान का, जो भी है कैसे हुआ वो बताया था। वही पहला व्यक्ति था, है ना। तो ऑल ऑफ यू हम लोग देखेंगे ये चीज कि ठीक है, पहला कौन थे? लैमार्क थे ना, लैमार्क। तो लैमार्क के बारे में देखेंगे। देखिए, जैव विकास, जैव विकास, जैव विकास में सब आ जाता है। जो जल में जीव जो जल में जीव रहता है उसमें भी आ जाता है। जैसे मछली, मतलब मछली गलफड़ नहीं तो जिंदा रह सकती है, वो नहीं रह सकती है। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे गलफड़ बना। तो जो जीव जल में रहते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ विकास हुआ है, तभी तो जिंदा है वो लोग। तो जल में भी रहने वाले लोग, जो स्थल पे रहते हैं उन लोग में भी कुछ ना कुछ डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, तो जीवित रहते हैं। हवा में भी रहने वाले पंछी, बर्ड्स, होता है कि नहीं होता है? तो ये सब है। क्या क्या विकास में हम लोग देखेंगे? एक जल के बारे में, जल में भी रहने वाले लोग में भी विकास हुआ है, स्थल पर भी रहने वाले का विकास हुआ है, और हवा में भी रहने वाले का विकास हुआ है। और कुछ हो सकता है? मानव में स्थल पे तो मानव रह ही करता है। याद रखिए, मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है मालूम है ना आप लोग को? आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, होमो होमो सैपियंस। ये पेपर में पूछता है आपसे, याद रखिएगा। होमो जाति है, एक वंश है ना। होमो सैप आप लोग को पढ़ा दिए हैं थी, द्विनाम पद्धति पढ़ा दिए हैं। लीनियस पढ़ा है? लीनियस के बारे में कभी? लीनियस के बारे में 3 दिए थे, 5 दिए थे नियम। कवक दिए थे, शैवाल के बारे में बताए थे,
है ना, बहुत सारा थे, पढ़े हम पाँचों नियम। अब दो तीन को व्यक्ति आए थे उसमें। आम का वैज्ञानिक नाम, बाघ का वैज्ञानिक नाम बताए थे आप लोग को 9th क्लास में। कार्डेटा, फार्डेटा, उसी में सब आया था। होमोसैपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसैपियंस। ये पेपर में पूछता है आप लोग ऑब्जेक्टिव में, है ना, होमोसैपियंस याद रखिएगा। तो जैव विकास के बारे में 3 लोगों ने आए। एक आए पहला, जिनका नाम था लैमार्क, ठीक, और दूसरा था चार्ल्स डार्विन। DF, इसका नाम रखिएगा ह्यूगो, समझे, इंग्लिश में ऐसे लिखाता है, इसका यही नाम है। डी फ्रीज बुलाता है, फ्रीज, डी फ्रीज ह्यूगो। अभी वो पटांग व्यक्ति था, पता ना कैसा था। देखो, पहला था आपका लैमार्क। लैमार्क अंकल आए थे, लैमार्क, छोड़ दिया। का तू बाबू ट्यूशन नहीं ना रहा है इसीलिए। देखो लैमार्क, तो लैमार्क क्या सिद्धांत दिए थे बाबू? इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है बाबू अर्जित लक्षण वंशानुक्रम का सिद्धांत। क्या दिए थे? उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। हम उपार्जित नहीं कहेंगे, कहेंगे अर्जित लक्षण का वंशानुक्रम सिद्धांत। क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या था? इसको बोलते हैं लैमार्क का सिद्धांत, इसको बोलते हैं लैमार्क का सिद्धांत। या क्या कहते हैं? अर्जित लक्षण का वंशानुक्रम का सिद्धांत। कोई दिक्कत आप लोग को? अर्जित कहिए चाहे उपार्जित कहिए, ठीक है, अर्जित या उपार्जित लक्षण का वंशानुक्रम सिद्धांत। देखिए, इन्होंने क्या कहा, इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या किया बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। इन्होंने कहा कि जो हम लोग गुण को अर्जित करते हैं, गुण को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, वही गुण हमारे अगले पीढ़ी में चला जाता है। इनका कहना ये था। इन्होंने एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। जिराफ, आप जिराफ देखे ना, जिराफ, तो जिराफ का एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि जिराफ जो थे, जिराफ, उनकी गर्दन छोटे छोटे थे। सभी जिराफ का क्या था? गर्दन छोटा छोटा था। लेकिन जब सूखा पड़ता है जब ना, तो वो लोग जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे का ही पत्ता खाता है, और पेड़ पौधे की पत्ता खाने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष कैसा करना पड़ता है कि उसको अपनी गर्दन को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। तो पत्ते को खाने के लिए उसने क्या किया, अपना अपना गर्दन को अर्जित किया। तो अर्जित कैसे किया? तो धीरे धीरे बढ़ाते, खींचते 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 क्या हो गया, उसका गर्दन अल्टीमेटली बढ़ गया और पत्ता खा करके जीवित रहने लगा। समझ के बात को? यही लक्षण उसके आने वाली पीढ़ी में समा गया। मैंने जो यहाँ पे लक्षण अर्जित किया, अर्जित क्या किया कि अपने गर्दन को लंबा कर दिया, धीरे धीरे खींचते 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 गर्दन लंबा हो गया। आप देखते हैं किसी भी जिराफ का लंबा होता है कि ना, गर्दन होता है ना। तो उसका कहना यही था कि उसने क्या किया, जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन को धीरे धीरे क्या करने लगा, लंबा करने लगा। धीरे धीरे खींचते खींचते क्या हो गया, लंबा हो गया। लंबा होने से अपने जीवित रहने के लिए खाने लगा, अपना पत्ता उत्ता खाने लगा। यही लक्षण कहाँ चला गया? उसके अगले संतान में। उनका क्या नाम था कि अभी हमने क्या किया, अर्जित किया। अर्जित किया तो ये अर्जित जो किया, प्राप्त किया, जो जो हमारी लंबाई प्राप्त किया, तो यही लंबाई किस में चला जाएगा? मेरे बाल बच्चा में। यानी उसको गर्दन खींचना नहीं पड़ेगा, बल्कि अल्टीमेटली क्या होगा, उसमें गर्दन की लंबाई चली जाएगी। वो बड़ा होगा धीरे धीरे, उसका लंबाई बढ़ जाएगा। उसका उसका मानना था। किसका? लैमार्क का। यही एग्जाम्पल दिए थे। किसका दिए थे एग्जाम्पल? जिराफ का दिए थे। हालांकि जिराफ का डार्विन भी दिए थे, लेकिन जिराफ का सिद्धांत थोड़ा डिफरेंट था इनसे, बताएंगे आगे। तो इनका कहा नाम क्या था कि अर्जित लक्षण कहाँ चला जाता है? वंशानुगत होता है। अर्जित लक्षण क्या होता है? वंशानुगत होता है। आप बताइए, आपको हम कह देंगे बाबू कि अभी आप मोटरसाइकिल बनाना सीख जाइए, ये भी एक गुण है। बाइक बनाना सीख गए, मिस्त्री हो गए, बढ़िया हो गए, क्या यही अर्जित जो प्राप्त गुण किए हैं, यही आपका बाल बच्चा में आएगा? आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आपकी क्वालिटी है, आपने मेहनत किया, सीख गए, क्या समझे, यही आपका लक्षण चला जाएगा वंशानुगत, आपके बाल बच्चा में जाएगा? नहीं जाएगा। तो यही खंडित किए थे। एक नाम था जिसका नाम था बाबू वाइसमान। इनका एक वैज्ञानिक का नाम था वाइसमान, वाइस बोला जाता है, वाइसमान। एक वैज्ञानिक थे वाइसमान, समझे, है ना बाबू? वाइसमान
लैमार्क में वाइसमान एक वैज्ञानिक थे, समझिए बात को जो कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। वाइसमान एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जी नहीं, अर्जित लक्षण कभी भी वंशानुगत नहीं होता है। जो आप मान लीजिए यहाँ पर लोहार है, लोहार खूब हाथ से हथौड़ी पीट पीट कर अपने बाजुओं को मजबूत करता है, तो जरूरी है कि यही बाजू जो मजबूत किया है उसका संतान में चला जाएगा? ये तो अर्जित की यहाँ पे आके ना, जन्म से थोड़े नहीं है, ये यहाँ पे आके अर्जित किया है। यही गुण कैसे जा सकता है? तो आप लोग को भी लगता है कि ना गलत है। लैमार्क ये सिद्धांत गलत दिए थे कि जो आप यहाँ पे आके अर्जित गुण को करते हैं, यही गुण चला जाता है आपके संतान में। ये सही है? नहीं है। हम कोई भी काम सीख लेते हैं, ठीक है, तू चला जाएगा मेरे बाल बच्चा में, नहीं जा पाएगा। तो इनका यही करना का नाम था कि देखिए, जो कहने मतलब जो अपने शरीर का इस्तेमाल करेगा वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा। इसका क्या नाम था? लैमार्क का नाम था। जो शरीर का कोई पार्ट्स काम नहीं कर रहा है तो वो अपने मन में डेड हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। इनका लैमार्क का नाम था। और क्या कहा नाम था कि अर्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं, लेकिन ये गलत है। तो एग्जाम में पूछता आपसे, अर्जित चाहे उपार्जित पूछेगा, अर्जित चाहे उपार्जित, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो कहिएगा लैमार्क। ये पेपर में पूछेगा आपसे, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अर्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि अर्जित किए गए गुण, माने अपने जीवन में जीव द्वारा जो गुण प्राप्त होती है वही गुण अगले पीढ़ी में चली जाती है। इसको क्या कहते हैं? अर्जित लक्षण। ये कौन कहे थे? लैमार्क ने कहा था कि जो जीव अपने जीवन काल में जो गुण प्राप्त करता है वही गुण अगले पीढ़ी में वंशानुगत होता है, मतलब चला जाता है। ये कौन कहे थे? तो कहिएगा लैमार्क बोले थे। जो कि इनका खंडन करने के लिए ना एक ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के थे। ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे ना बाबू, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, समझिए। कौन है? लैमार्क। लैमार्क फ्रांस के थे। तो एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या था? वाइसमान। उन्होंने क्या किया? इन्होंने भी एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि चूहा लिया, समझे, चूहा ले लिया और चूहा मतलब 21 पीढ़ी तक चेक किया। 21 पीढ़ी, समझते हो ना? एक चूहा है, उसका एक और लड़का हो गया, उसका एक लड़का हो गया, तो ये मतलब 21 पीढ़ी तक। आप तो 21 पीढ़ी देख सकते हैं चूहा के। चूहा का जीवन का कितना दिन होगा? अरे साल भर होगा, 6 महीना होगा, अरे 3 महीना होगा, मर जाएगा चूहा यार? नहीं मर जाएगा। उसका जीवन काल बहुत मतलब बहुत कम होता है, आप देख सकते हो 21 पीढ़ी। तो उसने क्या कि एक चूहा लिया, उस चूहे का उसने पूंछ काट दिया, ठीक है, काट दिया। अब मान लो यहाँ पे अगर हम बॉडी में काट देते हैं, हम अपने बाजू को काट लेते हैं, सब कुछ कीजिए, हम अपने बाजू को काट देते हैं, तो जो हमारा बाल बच्चा होगा, जो अगला पीढ़ी आएगा, क्या उसका जो जन्म होगा ये सब का हाथ कटले होगा? तो इसने वाइसमान ने चूहा के पूंछ को काट के देखा। कई पीढ़ी तक? 21 पीढ़ी तक। जब चूहा का हम पूंछ यहाँ पर काट देंगे, काट दिए हम, उसको हटा दिए, अलग कर दिए। ये अर्जित का किए तो बिना पूंछ वाला अर्जित कर लिए हम। अर्जित कैसे किए? तो काट के हटा दिए, तो क्या हो गया? अर्जित बिना पूंछ वाला थी चूहा। तो अगला जो संतान है लैमार्क के अनुसार क्या होना चाहिए? बिना पूंछ वाला होना चाहिए। लेकिन 21 पीढ़ी तक चेक किया, लेकिन किसी का भी बिना पूंछ वाला चूहा नहीं हुआ, समझे। माने हर बार जो था ना वर्तमान जैसा हो जाता था, यानी जो चूहा के पूंछ था काटने के बावजूद भी जो उसका संतान होता था पूंछ वाला ही होता था। इसका मतलब ये है कि जो हम गुण अर्जित करते हैं वो वंशानुगत नहीं होता है। इसका मतलब यही ना है। तो इन्होंने चूहा के 21 पीढ़ी तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके इनका साबित कर दिया कि लैमार्क का जो सिद्धांत था ये गलत है। लेकिन पहला विकासवाद के बारे में सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक लैमार्क ही थे। भले इनका खंडित कर दिया गया, लेकिन इनको इसीलिए नहीं बोला जाता। इनका जो प्रयोग था, जो एक्सपेरिमेंट था, वो गलत साबित कर दिया गया, खंडित कर दिया गया, खंडन कर दिया गया। इसलिए इन्हें जैव विकास का जनक नहीं कहा जाता है। इन्हें जैव विकास का जनक नहीं कहा जाता, बल्कि जनक कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। याद रखिए, पेपर में पूछेगा आपसे कि जैव विकास के जनक कौन थे? कहिएगा डार्विन। कौन थे? डार्विन, है ना। कोई दिक्कत? लैमार्क का यही सिद्धांत था। इसमें आप लोग को समझ में क्या होता है ना? पॉइंट हुआ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो 21 पीढ़ी तक चेक किए वाइसमान, 21 पीढ़ी तक चूहे को लेकर के। 21 पीढ़ी चूहे का पूंछ काटा। हर बार चूहा के पूंछ आयत रही सन, तो कहत लैमार्क तोर गलती हो, नियम सीधा कहत रहा भाई, तो नियम का हो गलत हो। आगे बढ़े हम लोग। उदाहरण किसका लिए थे? उदाहरण लिए थे ये जो लैमार्क थे वो लिए थे उदाहरण किसका? जिराफ का, याद रखिएगा, है ना। और चूहा कौन लिया था? वाइसमान। इन चूहा काट के देखा था। जिराफ, कोई दिक्कत है? तो जिराफ इन्होंने क्या कहा था कि जिराफ जो है अपने गर्दन को खींच खींच के लंबा कर लिया।
वही लंबाई वंशानुगत हो गया। कौन बोले थे? लैमार्क बोले थे। गर्दन को खींचकर लंबा किया, और यह क्या हो गया? जाहिर सी बात है कि जिराफ में लंबी गर्दन होती है कि नहीं होती है? लेकिन जो बात बोले थे ये गलत बोले थे कि गर्दन खींच खींच के लंबा कर लिया। अब आते हैं किन में? अब आते हैं चार्ल्स डार्विन में। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत या इसको कहते हैं, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत या कहते हैं इसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। है ना बाबू? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। देखिए थोड़ा सा आपको बताते हैं, इनका एक बुक भी था, इनका लैमार्क की किताब था फिलोसफिक जूलॉजिक। इनका एक पुस्तक था बाबू, लैमार्क याद रखिएगा, पेपर में से पूछेगा। लैमार्क का एक पुस्तक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। इन्होंने ही विज्ञान का नामकरण किया था। हालांकि उस समय जानना आप लोग को, बस 2 पॉइंट समझिए आप। लैमार्क का सिद्धांत कौन था? अर्जित लक्षण का सिद्धांत था, और इनका पुस्तक का नाम क्या था? फिलोसफिक जूलॉजिक। ये 2 पॉइंट याद है आपको तो समझ लिए काम खत्म, है ना? 2 ऑब्जेक्टिव याद है तो काम खत्म, पूरा कहानी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। वाइसमैन ने 21 फीट तक चूहे को काट कर देखा, 3 पॉइंट रखे, काम खत्म है पूरा। चार्ल्स डार्विन में आते हैं, इन्होंने कौन दिया था सिद्धांत? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। हो गया ना? देखिए इन्होंने बोलेगा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या कहिएगा? डार्विन, है ना? अर्जित लक्षण का सिद्धांत कौन दिया था? लैमार्क। 2 याद हो गया। इन्होंने क्या दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राकृतिक चयन के हिसाब से इनका कहना ये था कि कोई भी जीव जंतु है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी जीव जंतु उनमें क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे एक ही माता पिता है तो उसके बाल बच्चों में विभिन्नता नहीं होती है? क्या एकदम 100% मिलता है कोई का? माने पिताजी से कोई 100% मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। चाहे माता जी से 100% मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इनका मानना था कि जो जीव जंतु होते हैं उसमें क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, और विभिन्नताएं के कारण इनमें कहने का ये भी का नाम था कि विभिन्नताएं के कारण अस्तित्व का संघर्ष होता है। अस्तित्व का संघर्ष का मतलब कि पृथ्वी पर लिमिटेड है कोई चीज़। जैसे जल है तो क्या है? लिमिटेड है। संसाधन है तो लिमिटेड है। कोई शिकार करना है तो भी क्या है? लिमिटेड है। मतलब शिकार जो भोजन खाना आप लोग को कुछ लेना है तो भी क्या है? सीमित है। तो अगर कोई चीज़ सीमित है तो उसमें संघर्ष करना पड़ता है। समझे आप लोग? जैसे मान के चलिए कोई हिरण ले लीजिए, हिरण ले लेते हैं, हिरण को ले लेते हैं। कोई उसके लिए वो तो शाकाहारी होती है, हिरण होती है। मान लीजिए कोई भी पौधा खा रही है, अब पौधा कुछ हाइट पे है, मान लीजिए 20 फीट के हाइट पे है, तो 20 फीट के हाइट पर कौन खा सकती है? जो उतना जंप मार दे, है ना, छलांग मार दे, वो खा सकती है। तो जिसके अंदर क्वालिटी है वो खा सकता है। 2 शेर एक शिकार के पीछे हैं, कोई चूहा भाग रही है, 2 शेर हैं, तो जो शेर खतरनाक होगा, अपने आप को उसके अनुसार ढाला होगा, मजबूत होगा, वो अर्जित कर लेगा। तो इनका कहना में ये था प्राकृतिक चयन के अनुसार कि जीवित रहने के लिए आपको वातावरण के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। आपको जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? वातावरण के अनुसार क्या करना पड़ेगा? ढलना पड़ेगा। उसी के अनुसार आपको चलना है। नहीं तो अगर आप वातावरण के अनुकूल नहीं रहिएगा, उसका जस्ट उल्टा रहिएगा, तो आप जीवित नहीं रहिएगा, मर जाइएगा। सपोज ठंडा है, कैसा है हमारा वातावरण? कैसा? ठंडा है, एकदम पूरा ठंडा है। अब आते जैकेट मत पहनिए, आप चेंज मत कीजिए, वातावरण के साथ मत ढलिए, आप छोड़ दीजिए, आप जीवित रह पाइएगा? मर जाइएगा। यानी आप वायुमंडल यानी इन्वायरमेंट की वजह से आप नहीं रह पा रहे हैं, वातावरण के अनुसार आप नहीं ढल रहे हैं। वातावरण के अनुसार अगर आप, पर्यावरण के अनुसार अगर आप रह रहे हैं तो आप जीवित हैं, अन्यथा नहीं है। यानी प्राकृतिक चयन माने प्राकृतिक जिसको चयन कर ले, चुन ले। प्राकृत उसी को चुनती है जो उसके अनुकूल रहता है, जो उनके अनुसार ढल जाता है। तो आपको वायुमंडल के अनुसार, आपको वातावरण के अनुसार ढलना पड़ता है, समय के अनुसार। जो समय के अनुसार ढल गया वही जीवित रहेगा,
प्राकृतिक उसी को चुनती है, और जो अयोग्य है माने प्राकृतिक के अनुसार नहीं है, जो अयोग्य है, ये उसके योग्य नहीं है प्राकृतिक के, तो उसको पृथ्वी जिंदा नहीं रहने देती है, वातावरण उसको मार देती है, नष्ट कर देती है। इनका कहना यही है। उन्होंने कहा जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है, यह भी बात कहा, दो बात कहा। एक, प्राकृत के अनुसार जो ढलता है वो जीवित रहता है, जो नहीं ढलता वो जीवित नहीं रहता है। दूसरा, जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उन्होंने भी जिराफ का ही उदाहरण लिया। उन्होंने कहा जिराफ के बारे में क्या कहा कि देखिए जिराफ जो है ना, जिराफ में भी क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं का मतलब ये हुआ कि कुछ छोटे भी हो सकते हैं जिराफ, कुछ लंबे भी हो सकते हैं, कुछ लंबे भी थे जिराफ और कुछ छोटे भी थे। समझ गए? इनका कहना ये था, पहले शुरुआत में बता रही है कि जब पृथ्वी जब विकास हुआ, समझ गए, तो लाइन कट गया, लाइन कट गया, दिक्कत हो गया। चलिए आओ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा लिख थोड़ा नहीं रहे हैं, आ रहा है ना थोड़ा बहुत, लिख नहीं रहे हैं, समझा देंगे तो नहीं हो जाएगा आप लोग को, समझिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? हमने क्या बताया अभी बाबू जस्ट कि डार्विन ने क्या कहा कि जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। तो जिराफ में भी क्या पाया जाता होगा, विभिन्नताएं थी, यानी कुछ जिराफ क्या थे, छोटे थे, उनकी गर्दन क्या थी, छोटा थी, और कुछ गर्दन क्या थे, लंबे थे। हम ये भी बताएं कि जो प्रकृति के अनुसार ढल गया वही क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। सीधी सी बात है। अब बताओ, सूखा पड़ गया, पेड़ पौधों पर पत्ता है 20 फीट ऊपर है, 40 फीट ऊपर है, समझो 30 फीट ऊपर है, तो जो छोटे जिराफ हैं वो कैसे खा पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। यानी वो प्रकृति के अनुसार नहीं है, प्रकृति उसको नहीं चुन रही है, उसको सोचिए कि नष्ट है, इसको बर्बाद करो, खत्म कर दो इसको, तब प्रकृति को उसको नहीं चुना, इसलिए छोटे जो गर्दन में जिराफ थूका हो गए, डेड हो गए, मर गए। तो जब छोटे डेड हो गए तो कौन बचे, लंबे बचे, बड़े वाले बचे। अब बताइए जो माता पिता जब बड़े होंगे तो संतान जाहिर सी बात है कि 99% क्या होगा, लंबा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कौन बच गए, लंबे जिराफ बच गए, तो उसके आने वाली पीढ़ी क्या होंगे, लंबे हो गए। तो इनका यही कहना था कि विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और सेकेंड कि प्रकृति जिसको चुन ले वही जीवित रह सकते हैं, जो प्रकृति के अनुसार ढल जाए वही जीवित रह सकते हैं। मनुष्य में भी वही है, गर्मी है तो आपको हवा चाहिए, पंखा चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, तो पेड़ पौधे आपको लगाना पड़ेगा, हर चीज़ चाहिए ना। ठंडा है तो जैकेट चाहिए, वातावरण के अनुसार नहीं रहेगा तो डेड कर जाइएगा, मर जाइएगा, नष्ट हो जाइएगा। तो जिराफ के बारे में दोनों में अंतर कुछ समझे आप लोग, अंतर समझे। उसने क्या कहा था कि गर्दन घींच घींच के लंबा किया था जिराफ, तब उसके संतान में लंबाई चला गया। लेकिन इनका कहना था कि जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं के अनुसार जो छोटे जिराफ थे वो मर गए थे, लेकिन जो बड़े जिराफ थे वो जीवित रहे थे, वो पत्ता खा करके अपना जीवित रह सका, वो जिंदा रह गया। तो जब सब बड़े बचलन, लंबे लंबे जिराफ बचलन, तो उनका संतान कैसन हो, लंबे होगा, होगा कि नहीं होगा, बस समझ रहे हैं। तो इनका दोनों में यही थोड़ा सा डिफरेंट था। आपको किसका सही लग रहा है, आपको देखने से लग रहा है आपको डार्विन का सही लग रहा है कि ना, लैमार्क गलत लग रहा है कि कोई लंबा कर ले खींच के तो वही चला जाता है, इसका मतलब कोई हाथ काट दे तो वही चला जाएगा, कह के ले जाएगा, होगा जी इसे। कोई जो सीख के जाएगा वो दूसरे का में नहीं जा पाएगा, कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम भी थोड़ा देर सोचे, अच्छा हम भी तो लगे कि बताओ जिराफ में से तो हो सकता है, क्योंकि दोनों ठीक ही बोल रहा है, लेकिन नहीं, कॉमन है थोड़ा सा, है ना कॉमन। ये क्या बोला था कि खींच कर लंबा करके तो वही चला गया था, ये कहा था कि विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इन्होंने क्या कहा बाबू कि प्रकृति जिसको चुनती है, जो वातावरण के अनुसार ढल जाता है वही जीवित रहता है। जो प्राकृतिक के अयोग्य है, मतलब योग्य नहीं है, अयोग्य है, तो क्या रहेगा, वो डेड कर जाएगा, समझ गए, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा वो। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आप लोग कोई दिक्कत है? ये लैमार्क सिद्धांत समझ में गए आप लोग? चूहा काट काट के देखा, लेकिन कोई किसी का चूहा का पूंछ कटा हुआ नहीं हुआ, ये खंडित हो गया। इसका खंडन कौन किए थे, वाइसमान किए थे। डार्विन ने इसका नियम को खंडन कर दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या दिया और सिद्धांत, और क्या कहा बाबू, इन्होंने कहा कि जीवों में क्या पाई जाती है, जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है, समझे, जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? अब सोच रहे हैं कि पूरा छाप दें, लिख दें पूरा लैमार्क। अब ह्यूगो के बारे में पढ़ना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इनका किताब का नाम क्या था, डार्विन का द स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन किताब का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा,
एकदम पेपर में पूछता ही पूछता है, ना के सवाल नहीं है, याद रखिए। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, है बाबू, ठीक है ना। द लिखा था शुरू द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इनका क्या था, लैमार्क का फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक का नाम था, पुस्तक लिखे थे, ये भी पुस्तक लिखे थे अपना। ये पढ़िए किताब ना, तो डार्विन के बारे में पूरा लिखा होगा, उनके बारे में कहानी सब। ये तो हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कच्ची में, बायो में पढ़ रहे हैं, बोटनी में पढ़े तो बोटनी में मिलेगा इनका। आगे बढ़ें, पुस्तक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। और इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, प्राकृतिक चयन, किसने किसने दिया था सिद्धांत प्राकृतिक चयन का, तो कहेगा डार्विन। और अर्जित लक्षण का तो लैमार्क। अब आते हैं ह्यूगो का, ह्यूगो दिए थे उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन मेथड, म्यूटेशन हो जाता है, जिससे बोलते हैं ना, म्यूटेशन माने जमीन का भी होता है, म्यूटेशन नहीं होता जमीन का, दाखिल खारिज होता है ना, दाखिल खारिज, उसको इंग्लिश में बोलता है म्यूटेशन। दाखिल मतलब दाखिल कर देना, हम दाखिला करवा रहे हैं किसी के नाम पे दाखिल कर देना, किसी का खारिज कर देना। दाखिल कब होता है, किसी खारिज की जगह, तब जैसे हम सामान बेच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, उसके नाम पे दाखिल कर रहे हैं, तो खारिज दाखिल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन, समझ गए। तो ये म्यूटेशन वो म्यूटेशन अलग है, इसे बोलेंगे म्यूटेशन मेथड, और या पर कहेंगे उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक होने वाले परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तन कहते हैं उत्परिवर्तन, समझे। अचानक होने वाले परिवर्तन का कहेंगे उत्परिवर्तन। इन्होंने एक पौधा लिया था, ठीक है, इसको मिटा के हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। लिख दे बाबू लैमार्क के बारे में ना, पूरा लैमार्क के बारे में, चार्ल्स डार्विन के बारे में लिख दे। का याद क्या करना है आपको, लैमार्क में देखिए बाबू, पूरा आपको डिटेल नहीं, लैमार्क का सिद्धांत क्या है हमको नहीं लगता कि आपसे पूछेगा। लैमार्क बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो लैमार्क दिए थे, है ना। इसका अर्जित का लैमार्क दिए थे, और चयन का ये दिए थे डार्विन, बस ये पूछ सकता है। फिर भी लिख देते हैं, चलो इसको मिटा के लिख देते हैं, पूरा समय लगेगा। चलिए बाबू, देखिए ये नोट्स भी बना दिए आप लोग, लिख दिए, लिखना बहुत ज़्यादा है, लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए लिख दिए। देखो वही बात लिखे बाबू, कुछ नहीं इसमें है, लिखे, देखो क्या लिखे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार, फ्रांसीसी वैज्ञानिक किसके अनुसार, लैमार्क के अनुसार, जो जीव गुण अर्जित करते हैं, मैंने प्राप्त करते हैं, ठीक है, वह उपार्जित लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, उपार्जित कहें या फिर उसी को अर्जित कहें, उपार्जित को अर्जित कहते हैं, ठीक है। जो जीव मतलब यहाँ आके जो प्राप्त किया है जन्म से ना, यहाँ आके गुण जो प्राप्त किया है उसे क्या कहेंगे, अर्जित गुण, चाहे उपार्जित गुण कहेंगे, ठीक है, चाहे उपार्जित लक्षण कहेंगे। उपार्जित लक्षण, उन्होंने कहा उपार्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो हम अर्जित किए हैं लक्षण, वो क्या होता है, वंशानुगत होता है, जो एक पीढ़ी से कहा जाता है दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया। क्या दिया, कहा कि प्रारंभ में जिराफ की गर्दनें क्या होती थी, छोटी थी, लेकिन ऊंचे पेड़ों की पत्तियों खाने के लिए वे बार बार अपनी गर्दन उठाते रहे। लंबे समय तक लगातार यह प्रक्रिया करने के बाद उनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। यह अर्जित लंबाई ही उनके संतान में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो अर्जित लंबाई की वो कहाँ चला जाता है, संतान में। लेकिन लैमार्क के बाद कई वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार क्या किया, खंडन किया। उन वैज्ञानिकों के अनुसार अर्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं चाहे नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक ने वाइसमान ने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटकर यह दर्शाया कि कटे पूंछ वाले चूहों की संतानों में पूंछ वर्तमान जैसा ही रह जाता है, यानी जो पहले पूंछ वाला था वही पूंछ वाला रह जाता है, पूंछ वाले ही होते थे। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, फिलोसफिक जूलॉजिक, बस यही इतना है। अब आते हैं डार्विन के सिद्धांत में। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया बाबू, इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, और इन्होंने क्या दिया था, उपार्जित लक्षण का दिया था सिद्धांत। इनके अनुसार जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यही विभिन्नता कारण जीव जीवित रहते हैं, ठीक है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात एक ही प्रजाति के सभी जीव पूरी तरह से समान नहीं होते हैं। यह विभिन्नता उनको जीवित रहने को दर्शाता है। ये जो विभिन्नता है, इस विभिन्नता कारण वो जीवित रह सकते हैं, ये क्षमता है विभिन्नता। इन्होंने कहा कि जीव जंतु स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, जो ढाल लेते हैं वो जीवित रहते हैं, ठीक है, अतः यह स्वयं को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं।
जो जीव जंतु जो प्रकृति का अनुकूल बना लिया वो जीवित है, जो प्रतिकूल बना लिया वो अजीवित है, वो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात प्रकृति के अयोग्य मतलब योग्य नहीं, प्रकृति की योग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीव जंतु को नष्ट कर देती है। पृथ्वी जो है प्रतिकूल जीव जंतु को क्या करती है, नष्ट कर देती है। जो अयोग्य है, जो प्रकृति के अनुसार नहीं है, प्रकृति उसे खुद मार देती है। खैला बिना मर जीवा, प्रकृति मार दसता है। भोजन नहीं के मिलत, भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन्होंने कहा, ये भी कहा था, यही कहे थे कि भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। समझ गए? क्योंकि सीमित है, अस्तित्व के लिए संघर्ष है। जैसे मानव और वातावरण, हमको वातावरण के अनुसार क्या करना, अपने आप को ढालना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा भाई। हमको जैकेट खरीदना पड़ेगा, जैकेट लाना पड़ेगा, ठंडा से बचना पड़ेगा। समझ गए? उन्होंने कहा, इसको पढ़ लिए, उन्होंने लिखा इसमें बाबू, बना लेते हैं, प्रकृति अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीव को नष्ट कर देती है। इन्होंने बोगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। इन्होंने एक बोगल नामक जहाज बनाए थे जिससे पूरे विश्व का भ्रमण किया, और उन्होंने एक पंछी के बारे में सिद्धांत दिया जिसे फिंच कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ना नहीं आप लोग को, बता के पूछेगा आपसे। पंछी का सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं फिंज, पंछी का सिद्धांत, पक्षी की बोली का सिद्धांत, फिंज। समझ गए? और इनकी पुस्तक का नाम क्या था बाबू, मिटा के लिख देना। इसमें कोई दिक्कत है? इसको ले लीजिए, उतार लीजिए, लिख लीजिए, मिटा देना इसको। चलो अब बताइए, इन्होंने उदाहरण दिया था, डार्विन ने उदाहरण क्या दिया था, समझिए। इसको उतार लीजिएगा बढ़िया से। डार्विन ने उदाहरण क्या दिया था? जिराफ वाला दिया था, क्या देगा का? उदाहरण दिया, विभिन्नता वाले जिराफ कुछ के लंबे तो किसी किसी का छोटा गर्दन था। जिससे बस यही लिखे हैं कि जो छोटा गर्दन लोग मर जाता है ना, और जो लंबे गर्दन वाला है वो जीवित रहता है, और वही लक्षण अपने अगले संतान में भेज देता है। तो जो जीवित रहने के लिए जो लक्षण पा लिया, जो जीवित रहने के जो लक्षण पा लिया, वही लक्षण कहाँ चला जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। समझे आप लोग? इसलिए जिराफ का बच्चा एकदम लंबा होता है, उसका गर्दन जो है ना लंबे लंबे होते हैं। समझे आप लोग? चलिए, इनकी एक पुस्तक थी बाबू, ध्यान दीजिए, द बाबू दा लिखिए, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। अच्छा बताओ, छोड़ दो एक सेकंड, इसको लिखते हैं, इसको संक्षेप में दोनों को बताओ, संक्षेप शॉर्ट में एकदम, दोनों का उदाहरण समझा जिराफ के बारे में।
उपयोग करने से गर्दन बढ़ा। संक्षेप में, उपयोग करने से गर्दन बढ़ा। अब आइए डार्विन के अनुसार बताइए, पहले से लंबी गर्दन। बात समझ गए आप लोग? इसमें पहले से ही लंबी गर्दन होते हैं, इसमें उपयोग करने के बाद लंबी गर्दन हो गई, वही लक्षण हो गए, अनुसानुगत हो गए, है ना। ये क्या बोलते हैं कि पहले ही से ही विभिन्नताएं पाई जाती, जिससे कुछ लंबी थी कुछ छोटी थी। छोटी वाले गर्दन वाले मर गए, बाकी लंबी वाले थे। यानी डार्विन के अनुसार पहले से ही क्या थे, जिराफ की जो गर्दन थी कैसी थी, लंबी थी। ओके, अब बताइए पुस्तक द द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। देखिए, जैव विकास का जनक किन्हें मानते हैं, डार्विन। ओके, ये हो गया ना कंप्लीट है। चलो इसको उतारो, पहले उत्तेजित में उतारो, मिटाते हैं उसको। उतारो बाबू, उतारो फास्ट। देखिए बाबू, अब लास्ट रह गया आप लोग का तीसरा वैज्ञानिक रह गए, जिनका नाम है ह्यूगो। इनका नाम है ह्यूगो, समझिए। डार्विन में कोई दिक्कत नहीं ना है, बोले जैव विकास के जनक डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका पुस्तक है, डार्विन। एक और था किसका जी, फिलोसफी किसका है, फिलोसफिक लेमार्क का है। ये बताइए कि दोनों में तो ज़्यादा अंतर है नहीं, किसका गलत साबित हो गया था, लेमार्क का नियम गलत साबित हो गया था। अब आए थे अपना झोला लेके, कौन, ह्यूगो। आ गए झोला लेके टांगे से कि चलिए आप सभी लोग दिए नियम, अब हम अपना नियम देते हैं। उन्होंने दिया सिद्धांत उत्परिवर्तन का सिद्धांत। क्या दिया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। लिख देते हैं, इन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता है, बल्कि अचानक होता है, जिसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। बस समझे आप लोग? उत्परिवर्तन का सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं बाबू, देखिए ध्यान से, म्यूटेशन मेथड। ठीक है, म्यूटेशन मेथड कौन दिए थे, ह्यूगो। अब आगे बढ़ते हैं, उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि कोई पौधा, कोई जानवर और कोई जीव में अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है जो उसके माता पिता से जस्ट भिन्न है, एकदम भिन्न है। कोई पौधा ले लीजिए, या फिर कोई जानवर ले लीजिए, या फिर कोई जीव ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई जीव, अचानक उसमें अगर हो गया परिवर्तन जो कि माता पिता से क्या है, भिन्न है, समझ गए। अगर वह उपयोगी है, अगर टिकाऊ है, तो वह अस्थायी और वंशानुगत होगा। यकीन कौन कहा था, ह्यूगो ने कहा था। बस समझ में क्या बता रहे हैं, अचानक की गई परिवर्तन, अचानक हुई परिवर्तन का कहेंगे उत्परिवर्तन। अचानक हुई क्या कहेंगे परिवर्तन को, उत्परिवर्तन। अचानक म्यूटेशन कहेंगे उसको। इनका मानना है, यानी अर्थात ले देते हैं, अर्थात
यदि पौधा और जानवर तथा जीव में अचानक हुए परिवर्तन जो माता पिता से बिल्कुल क्या हो, भिन्न हो। माता पिता से बिल्कुल क्या हो, भिन्न हो। अचानक हो गया परिवर्तन। जैसे चूहा है, इस सब का चूहा पूरा 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 पूंछ आ रहा है, अब कोई ऐसा अचानक जन्म ले लिया जो उसका पूंछ ही नहीं है, जिसका पूंछ ही नहीं है, ऐसा कोई जन्म ले लिया चूहा, मान के चलो ले लिया जन्म, अचानक ले लिया जन्म हो, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगा बिना चूहा वाला होगा, वो अस्थाई होगा। लेकिन हाँ, बिना चूहा वाला जो आया है वो कैसा होना चाहिए, उपयोगी और टिकाऊ होना चाहिए। अगर टिकाऊ है तो अनुसानुगत अपरूपी हो जाएगा वो, इनका मानना था। भिन्न हो तथा वह भिन्न हो तथा वह उपयोगी और टिकाऊ हो तो वह अस्थाई और वंशानुगत होगा। यह उनका सिद्धांत है। फिर से देखिए, पढ़ते हैं, समझिए आप लोग, नियम को पढ़ते हैं। इन्होंने उत्परिवर्तन का माने म्यूटेशन मेथड दिया। उन्होंने कहा कि जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता है। ह्यूगो ने कहा कि जो जीव में जो परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे नहीं होते हैं, बल्कि अचानक होते हैं। और जो अचानक परिवर्तन होते हैं वही क्या होते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं। परिवर्तन हुआ, अचानक सडनली हो गया, जो परिवर्तन हो गया जिससे क्या होगा कि वही क्या होता है, अस्थायी होता है, वही वंशानुगत। बस इतना ही बोले थे। तो लिखे क्या है, धीरे धीरे नहीं होता बल्कि अचानक होता है, आकस्मिक होता है, अचानक हो गया। इसी अचानक कहेंगे कुछ उत्परिवर्तन, अचानक की गई परिवर्तन उत्परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात यदि पौधा जानवर जीव में अचानक हुए परिवर्तन, माने कुछ परिवर्तन हो गया, ठीक है। इन्होंने एक लिए थे ओएथेरा कोई नाम का पौधा लिए थे, है ना, उसको इंग्लिश हिंदी में बोलते इवनिंग प्रोजाइस बोला जाता है, इसे इवनिंग प्रोजाइस बोला जाता है। कोई पौधा लिए थे जिनका नाम था ओएथेरा, प्राइमरी था कुछ नाम, ऐसे लिख देंगे। अर्थात यदि पौधा जानवर तथा जीव में अचानक हुए परिवर्तन जो माता पिता से बिल्कुल क्या हो, भिन्न हो, और वो भिन्न होने के कारण, भिन्न भी है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, भिन्न है, लेकिन वो टिकाऊ होना चाहिए, वो उपयोगी भी होना चाहिए। अगर उपयोगी नहीं तो वो वंशानुगत नहीं होगा। अगर वो भिन्न है तथा उपयोगी है और क्या टिकाऊ हो, तो दो चीज़ होगा। वो क्या होगा, एक अस्थायी होगा, एक वंशानुगत होगा। माने जो टिकाऊ, जिसका मान लो कोई चूहा है, 20 को चूहा है, अचानक ये सब लाल चूहा है, समझो, एग्जाम्पल देते रुक जाओ समझो को। मान लीजिए गांव में एक पेड़ का पौधा है, पेड़ है, एक आम का पेड़ है, एक गांव में एक आम का पेड़ है, उसमें हर साल पीले आम होते हैं, हर साल पीले आम होते हैं। लेकिन एक साल ऐसा हुआ अचानक कि ये सब पीला है, एक आम कैसा हो गया, लाल हो गया, अचानक हो गया लाल, जबकि हर साल पीला हो रहा था, एक अचानक लाल हो गया। तो अब बताइए, जब अचानक लाल हो गया और उसी का हम बीज लेके कहीं रोप देंगे, कहीं गाड़ देंगे उसका बीज लेके, तो उससे जन्म लेने वाला कैसा होगा, लाल होगा। तो अचानक हो गया परिवर्तन। तो अचानक हुआ जो परिवर्तन वो अंशानुगत हो गया कि नहीं हो गया, वंशानुगत हो गया ना। तो यही सिद्धांत है ह्यूगो का, अचानक हो गया परिवर्तन। 20 को पहले था ना कि पहले तितली जो बटरफ्लाई होती है, तितली ना अलग अलग कलर की होती थी, ठीक है। अचानक क्या हो गई, काला हो गई बटरफ्लाई तितली, देखो ना। तो अब क्या होगा कि पहले जो लाल थी पीला थी तो उन लोग को पेड़ पौधा में छुपने में दिक्कत होती थी। अब क्या है कि डस्ट वगैरह धूल वगैरह के कारण पेड़ भी ना थोड़ा थोड़ा काला टाइप हो गया। तो अब जाके जो तितली अचानक जो काला हो गई थी, तो अब जब अचानक काला हो गई तितली कोई, तो उसका जन्म भी होगा, जो बच्चा होगा तो कैसा काला होगा। तो अब जाके वो पेड़ पर आसानी से छुप सकती है। क्यों, देखिए छुप कैसे सकती है, रीजन क्या है उसमें कि वो उसको प्रकृति उसको चुन लिया, प्रकृति उसको चुन लिया। चुना कैसे कि वो जहाँ छुपेगी वहाँ अंधेरा होगा, या फिर पेड़ जो है ना हल्का सा काला होता है। अब मान लो कोई लाल जाके बढ़ गया पेड़ पर तो दिखाई दे देगा, लेकिन अगर काला है ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आपको कम दिखाई देगा उस पर।
क्योंकि काला दोनों पेड़ में वो खप जाएगी थोड़ा ना, अथी हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा दोनों, इस दिखाई नहीं देगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो काला तितली हो गई उपयोगी भी है, उसके लिए भी वो भी उपयोगी है। जाकर कोई काई जहाँ बैठा है, पत्थर है, काला पत्थर बुझाएगा, बढ़ जाएगी, नहीं बुझाएगा आपको, बुझाएगा नहीं बुझाएगा आपको, जहाँ काला पत्थर है उसे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो उपयोगी भी है, तितली उपयोगी है और टिकाऊ भी है। टिकाऊ है वातावरण की वजह से, टिकाऊ है, टिकाऊ है तो वो वंशानुगत होगा, अस्थायी होगा, वो उसका बच्चा काला काला होगा, ये सब समझ के वंशानुगत होगा, टिक थी अस्थायी होगा, परमानेंट होगा, फिक्स होगा। समझ गए बात को? तो उन्होंने यही बात कहा कि जो अपने माता पिता से भिन्न हुआ, समझ गए, अगर भिन्न होने के बाद भी वो टिकाऊ है, मजबूत है, टिकता है, तो वही लक्षण कहा जाएगा आपके वंशानुगत हो, संतान में चला जाएगा। ई कहे थे इन्होंने। सिंपल बस याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि जीवों में जो परिवर्तन होते हैं वो धीमी धीमी नहीं होती है, बल्कि अचानक होती है। अचानक हो गई तो उसी का कहेंगे उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहेंगे। समझ गए आप लोग? इसमें ज़्यादा कोई अथी नहीं है। उन्होंने खा ले सकते हैं, एक उदाहरण ले लें, आम वाला उदाहरण लेते हैं। देखो, आम के पेड़ में हर साल पीले आम होते थे, अचानक लाल हो गए। यही म्यूटेशन थ्योरी है, म्यूटेशन है। एक नंबर उदाहरण, बिना पूंछ वाला चूहा अचानक हुआ। ये भी क्या है, म्यूटेशन है कि नहीं है? उत कब बाबू छोड़ दो ना भाई, गजब हाल है। ये भी क्या है, उत्परिवर्तन है। ये भी क्या है, उत्परिवर्तन है। म्यूटेशन मैंने उत्परिवर्तन। आप लोग को समझ में आई? तीनों ने समझ में आ गया ना हम लोग को? लैमार्क का नियम संक्षेप में हम लोग को कौन सिद्धांत दिए थे लैमार्क? सिद्धांत कौन दिए थे? उदाहरण दे रहे हो तुम लोग। सिद्धांत कौन दिए थे लैमार्क के? लैमार्क सिद्धांत क्या था? उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। ठीक, उपार्जित लक्षण में सिद्धांत क्या दिए थे? उन्होंने क्या कहा था? सिंपल बताइए, अर्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं, यही बोले थे, अर्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं, जबकि ये गलत है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन थे? डार्विन। उनका सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि अगर आप वातावरण के अनुसार आप ढल जाते हैं तो ठीक है, नहीं ढलते हैं तो प्रकृति आपको ले डूबेगी, मतलब नष्ट कर देगी आपको, खत्म हो गया। ह्यूगो ने क्या कहा कि जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक होता है, वही ये मेरा नियम है, म्यूटेशन बोले थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर अचानक हो गई परिवर्तन तो वही क्या होगा, विकास का कारण बनेगा। समझे, विकास का कारण बनेगा, मतलब उसी जन्मजात हो जाएगा, है ना, प्रजनन की क्षमता वही होगी, संतान वही उत्पन्न होगा। बस तीनों का नियम यही था। समझ गए आप लोग ना? लेमार्क के पुस्तक फिलोसफिक, डार्विन की पुस्तक स्पीसीज। ठीक है, लेमार्क ने किस जहाज से, डार्विन ने किस जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया? बोगल। कोई दिक्कत है? ह्यूगो तो हो गया, इसको आप लोग उतार दीजिए बाबू। अब हम कल मिलेंगे इसका क्लास, ठीक है, ज़्यादा हो गया समय, चलो उतारो इसको। बाबू रे, उदाहरण इनका नहीं दिए थे, हम बताते थे कि पौधा दिए थे, है ना। देखो, इनका एक उदाहरण दिए थे, किसका, किस पे प्रयोग किए थे? ये आम के पेड़ प्रयोग नहीं किए थे, जैसे जिराफ पे कौन किया था, वो सब किए थे। इनका एक पौधा पे किए थे, पौधा का नाम था, जो पौधा प्रयोग ये किए थे, कौन? ह्यूगो। देखिए, पौधा लिए थे, पौधा का नाम था ओइनो प्राइम रोज, प्राइम रोज, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, सॉरी, ओइनोथेरा, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवनिंग प्राइम रोज। इस पे प्रयोग किए थे, प्रयोग ह्यूगो ने प्रयोग किया।
इसको तुम नोट में कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, हम पहले कह दिए, लेकिन काम करेगा लाइफ में। चलिए अब हो गया ना क्लियर है। इसी पौधा का प्रयोग किए थे ह्यूगो ने, इसी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इवनिंग प्राइम रोज। उतार लो, अब क्लियर हो गया पूरा। चलिए